हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं अजय आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता है, हम अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11th का। तो उसकी बेसिक टर्म्स हमने 7 बेसिक टर्म्स पिछली 2 वीडियोस तक हमने अच्छे से समझ ली हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। जैसे कि नेक्स्ट टर्म है आपकी एक्सपेंसेस। आप जब एक बिजनेस करेंगे तो एक्सपेंसेस वर्ड कब यूज़ करेंगे, किन्हें हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। जनरली हम रूटीन में हमारे घर पे बोलते हैं यार हमारे बड़े खर्चे हैं, हाँ ये टर्म हम यूज़ करते हैं। पर जब हम बिजनेस में आएंगे ना, तब हम एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे। तो थोड़ा देखिए क्या लिखा है मैंने। Expenses means the cost incurred for generating revenue। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स। सेल तो जानते हैं आप, एक बिजनेस सेल परचेज करता है ना, मैं वो वाली सेल की बात कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने 5 लाख रुपीज़ की गुड सेल की, 10 लाख रुपीज़ की गुड सेल की। अब इन सेल को करवाने के लिए जो जो खर्चे किए गए, वो कॉस्ट आपकी जो ये सेल जनरेट करने के लिए लगी है। कैसे की होगी सेल? क्या आपने वर्कर्स के बिना सेल कर दी होगी? नहीं। वर्कर्स को क्या दी होगी? सैलरी दी होगी, है ना, या किसी ना किसी पर्सन को आपने कमीशन दिया होगा उसे बेचने के लिए, है ना, या किसी को वेजेस दी होगी। ऐसी कॉस्ट जो रेवेन्यू जनरेट करवाए, जो सेल के पीछे छुपी हुई है, जो हमें पता है ना, वो क्या हो जाएंगे आपके एक्सपेंसेस। अब या हम क्या बोल देते हैं, expenses are the monetary measures of inputs और resources consumed। यानी कि जैसे मैंने अभी बोला, सेल्स को करवाने के लिए या जो हमने रिसोर्स इनपुट्स यूज़ किए हैं हमारे बिजनेस के अंदर, जो सेल आपने की है, वो गुड्स आपके पास पड़ी हैं, उसको करने के लिए खर्चे लगाए हैं ना बहुत सारे। अब उनका मॉनेटरी मेजर हम ले लें, जो भी इनपुट आप यूज़ कर रहे हो, जो भी रिसोर्सेज आपने यहाँ क्या किए हैं, कंज्यूम किए हैं इस प्रोसेस के दौरान, उसका मॉनेटरी यानी कि मनी में कितने वो किए, 1 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए के। और इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ बीन एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो हम यूज़ कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको पता हो, हम अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लेते हैं। यानी कि जो हम अपनी अकाउंट्स बनाते हैं ना, हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम अपना प्रॉफिट कब कैलकुलेट करेंगे, 1 साल के बाद 31 मार्च को। तभी बोलते हैं ना, जब 31 मार्च आती है तो सब जगह बोला जाता है कि क्लोजिंग चल रही है ना। तो हमारा जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब 1 अप्रैल से आप शुरू हो जाएंगे और अपना सेलिंग प्रोसेस करेंगे 31 मार्च तक, है ना, कुछ ना कुछ बेचेंगे। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो कॉस्ट आपकी है, जो आप कंज्यूम कर लेंगे, वो आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे। जो लास्ट में आप क्या करेंगे, आपकी टोटल रेवेन्यू, आपकी टोटल सेल देख लेंगे, जो इसको जनरेट करने के लिए टोटल आपने खर्चे किए हैं, है ना, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो लास्ट में आप प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये जो है, जो इस साल के दौरान आप कंज्यूम कर लेंगे अपनी सेल जनरेट करने के लिए, या है ना, तो वो आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसका एग्जांपल क्या देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है सैलरीज, जानते हो अपने वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ती है ना, वेजेस। अब ये सब कुछ करने के लिए साल के दौरान आप क्या क्या खर्चे करेंगे, क्या क्या एक्सपेंसेस करेंगे, सैलरीज देंगे, वेजेस देंगे, रेंट पे करेंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये ना फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगता है, ओनली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ठीक है। और वो भी लैंड को छोड़ के, जमीन के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इसका मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए आज आपने एक एसेट परचेज की बिजनेस में यूज़ करने के लिए, क्या 1 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी जितने की आपने आज 5 लाख रुपए की बाइक खरीदते हो, तो क्या 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 5 लाख ही रहती है? कुछ वैल्यू कमी आ जाती है ना उसको यूज़ करने से, है ना, तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आप बहुत सारी मशीनें यूज़ करेंगे। अब क्या मशीन जो यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू थी 1 साल के बाद, क्योंकि इस दौरान आपने उसको यूज़ किया होगा, तो क्या यहाँ पर जैसे मान लो 2 लाख रुपए की कोई मशीन है स्टार्टिंग में, ठीक है, अब इसे आप लास्ट तक यूज़ किया 1 साल तक, क्या इसकी वैल्यू लास्ट में भी 2 लाख बचेगी? मान लीजिए उसकी वैल्यू हो गई 1,80,000, कितनी हो गई
1,80,000। ये 20,000 कहाँ गए? आप कंज्यूम कर गए साल के दौरान, यहाँ पर आप कंज्यूम कर गए अपनी प्रोसेस को चलाने में, तो वो 20,000 को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है यह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जो माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, है ना। तो ये सारे आपके क्या बोले जाएंगे, क्या हैं, एक्सपेंस। इस टर्म को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जब आप लास्ट तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बनाएंगे ना, जो हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस की थी, एक हमारी वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन से लेकर लास्ट तक कम्युनिकेट किया था यूजर्स को, और उसमें एक चीज़ आई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, कब बनाओगे, अब यहाँ से शुरू करोगे तो अपने अकाउंट फाइनल अकाउंट तैयार करोगे 31 मार्च को, जब हम क्लोजिंग वाली बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, तो उसके अंदर ये सारे एक्सपेंसेस हम डालेंगे, तभी तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, जैसे मैंने आपको अभी बोला। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपेंसेस बेसिकली 2 तरह से किए जाते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बार बार यूज़ होगी जब आप अकाउंट्स का काम करेंगे आगे। बेटा एक्सपेंसेस बेसिकली 2 तरह से किए जाते हैं। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब समझते हैं, जैसे आपका मोबाइल कनेक्शन है, आपने जियो का कनेक्शन लिया होगा, है ना, आपने, अब तो वैसे जो प्लान हैं वो महंगे हो गए हैं, 600 का, 500 का, 444 का, है ना, ऐसा कुछ MRP है उन प्लान्स का। अब आपका कनेक्शन कौन सा है, प्रीपेड है या पोस्टपेड है? प्रीपेड का मतलब होता है कि हम अमाउंट पहले पे करते हैं और उसका बेनिफिट हम बाद में लेते हैं। अब 3 महीने का रिचार्ज करवा लेते हो 500-600 रुपये दे के, अब 3 महीने तक, यानी 600 रुपये मैं आज ही दे दूंगा, बेनिफिट आगे आने वाले 3 महीनों में लूंगा मैं, यानी कि प्रीपेड, पहले ही पे किया हुआ, है ना, इसे बोलते हैं प्रीपेड। ऐसा एक्सपेंस जो आप पहले ही पे कर देते हो, जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा, मेरी बात समझे, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं रेंट का एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या रेंट प्रीपेड हो सकता है एडवांस में? हाँ, आप इसका आंसर हाँ में देंगे। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा, मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक जो है आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया। 12 महीने का ही था ना। अब क्या किया देखो, आपने 1 जून को 12,000 पे रेंट दे दिया, 1 महीने के हिसाब से, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से, 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपये 1 महीने का हुआ, तो 12 मंथ्स का, यानी कि आप अप्रैल से शुरू करते तो 31 मार्च तक। अब 1 जून को आपने 1 साल का रेंट दे दिया। अब 1 जून कहाँ तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस साल तक पहुंच जाएगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे ही खत्म हो गया। अब ये अगला साल शुरू हो जाएगा ना, अब ये मार्च के बाद फिर 1 अप्रैल आ जाएगा, है ना, तो ये फिर अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के लिए वो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं हो गया, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पर ही खत्म हो गया, है ना। अब रेंट की अमाउंट जो मैंने 2,000 का प्रीपेड में एडवांस में ही दे दिया उनको, तो 2,000 रुपये ये क्या बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस आपकी। अब ये आपकी एसेट बन जाएगी। अब प्रीपेड एक्सपेंस यानी एडवांस में पे किया हुआ जो रेंट है, आपकी एसेट कैसे बनेगी? आप एसेट का मीनिंग रिकॉल कीजिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था, एक ऐसा रिसोर्स जो आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे। अभी आपने एडवांस में रेंट दे दिया भैया, तो अब जाके भी अभी घर में रहोगे या नहीं रहोगे, तो ये आपके लिए एसेट बन जाएगी ना, क्योंकि आपको ये बेनिफिट देगा, अभी आप उसको यूज करेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बन जाएगी, हमारी एसेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बोला आपका फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ तक ही था, पर हमने 12,000 का रेंट दिया 1 जून को। अब 1 जून को देंगे ना, तो फिर वो मार्च से भी आगे टप जाएगा यहाँ तक, पर मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ही आ गया, तो यहाँ के लिए मेरा वो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि 2 महीने का रेंट मैंने यहाँ पे एडवांस में दे दिया, क्योंकि यहाँ तक 31 मार्च तक तो 10 मंथ्स बनते हैं, पर मैंने 12 महीनों का रेंट दे दिया, 2 महीनों का एडवांस हो गया ना, तो प्रीपेड एक्सपेंस, और आपकी क्या बन गई, वो एसेट, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जिसका मतलब है स्टिल टू पेड। अभी आपने उसको पे करना है, स्टिल टू पे, है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए आप अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, आप मान लीजिए किसी के पास रेंट पे रहते हैं
और आप रेंट पे रहते हैं जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि आपका रेंट पे रहने का 4th मंथ है। अभी तक आपने उन्हें 2 महीने का किराया ही दिया, तो 2 महीने का क्या हो गया? बकाया। क्या हो गया? बकाया। ऐसे एक बिजनेस में क्या हो सकता है? बिजनेस भी तो एक रेंटेड बिल्डिंग में हो सकता है ना। एक किराए की दुकान पर भी तो बिजनेस कर सकते हैं हम, उसका रेंट आपका बकाया हो सकता है। आपके जो वर्कर्स हैं, है ना, मान लीजिए अब अप्रैल चल रहा है, आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पर आपने जनवरी और फरवरी की सैलरी दी है उन्हें अभी, तो मार्च और अप्रैल की, जब अप्रैल तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हुआ, पर जनरली के एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्च और अप्रैल की सैलरी क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आपने अभी पे करनी है। तो जो हमने पे करना हो किसी को, वो हमारी एक और चीज़ क्या होती है? लाइबिलिटी। ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। जो हमने अभी, ऐसा तो नहीं ना वो 2 महीने की सैलरी अब आप वो कहेगा आपको दे देना यार 8-10 साल में, 1 साल के अंदर अंदर ही देनी होती है ना जनरली, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी का मतलब यही होता है जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी हो हमने। मैंने वो करंट एसेट बताया था जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास आ जाए, और जो हमने 1 साल के अंदर अंदर भुगतान करना हो, चुकानी हो, वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये क्या है? पेंडिंग है अभी, स्टिल यू हैव टू पे। ठीक है, ये टर्म थी एक्सपेंस, जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया। अब जैसे एक टर्म है रेवेन्यू, मैंने अभी आपको बताया रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ आउटपुट। आप अपने जो गुड्स पड़ी हैं जब उसे बेचेंगे तो जो पैसे आपको आएंगे सो उन्हें आप क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू सेल क्या, जैसे मान लीजिए आज सुबह आपने 8 बजे अपनी दुकान खोली, 8 बजे से लेकर आप उसे शाम के 8 बजे तक सामान बेचते गए, पैसे आते गए, वो अपने गले में फेंकते गए, है ना, और पैसे आ गए वो भी फेंक लिए, गल्ला भरते गए। अब मुझे ये बताइए, क्या शाम को जब आप 8 बजे शटर नीचे करोगे दुकान का, तो जब आप वहाँ पे बैठ के आप देखोगे ना, यूँ दुकानदार बैठ के दबा यूँ पैसे नोट गिन रहे होते हैं इतनी फास्ट, है ना। क्या मुझे ये बताइए, मान लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपने 2 लाख रुपए का माल बेच दिया दुकान पर, क्या वो 2 लाख के 2 लाख आपकी इनकम है? सब सारा का सारा आपका प्रॉफिट है? नहीं। अब प्रॉफिट या इनकम उसकी बात कर रहा हूँ, तो यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेल में से मेरे क्या माइनस करने पड़ेंगे? एक्सपेंस, जो मैंने आपको पहले बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मान लो 2 लाख रुपए का माल मैंने बेचा होगा, तो बेटा वो 2 लाख रुपए का माल मैंने पीछे से भी तो परचेज किया होगा, मेरी भी तो कॉस्ट लगी होगी। हो सकता है मेरे को वो 1 लाख रुपए का आया हो, है ना, और मैंने सैलरी दी हो, रेंट दिया हो, कमीशन दिया हो, बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए मैंने सारा कुछ मिला के मेरा टोटल खर्चा बनता है 1,80,000 रुपये। अब 1,80,000 आपकी कॉस्ट बनती है ना, यानी कि आपके एक्सपेंसेस किए हैं आपने 1,80,000 के, और आपकी रेवेन्यू है 2 लाख रुपीज़ का, 20,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा आपको, जिसे हम इनकम बोलेंगे। अगर आपके एक्सपेंसेस होते 2 लाख रुपीज़ के, सेल होती 1,80,000 रुपये की। आपने मूवी देखी हुई गोविंदा की, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना। सेल तो कम हो, एक्सपेंस ज़्यादा हो, तो आपका क्या आ जाएगा? लॉस। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपकी ऑपरेशंस हैं, ये जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, ये आपको प्रॉफिट भी दे सकती हैं और लॉस भी। अब एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं गेन। गेन क्या होता है? अब बोलते हैं भैया हमें गेन हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। कई लोग प्रॉफिट और गेन को सेम ही समझते हैं, पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैं वो आपको बताता हूँ अभी। बेटा, जो प्रॉफिट होता है ना, रूटीन में जब आप अपनी गुड्स को सेल करते हो, माल बेचते हो, तो प्रॉफिट तो रूटीन में होता ही है ना। पर गेन जो है ये इरेगुलर नेचर का, ये कभी कभी हो जाएगा किस्मत से। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लॉट खरीदा 5 लाख रुपए का, बिजनेस में मैं सोच रहा था, और वो मेरा 7 लाख का बिक गया, 8 का बिक गया। काम तो मेरा है कपड़े का, क्लॉथ मर्चेंट हूँ मैं, पर प्लॉट मेरा 10 लाख वाला 12 में बिक गया, तो 2 लाख रुपए का वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि काम वो मेरे नॉर्मल बिजनेस से नहीं हुआ। मुझे जो मेरे रूटीन के बिजनेस से मुझे हो, जो मुझे रूटीन में हो, वो तो मेरा होता है क्या? प्रॉफिट। और जो कभी कभी हो, लॉटरी लग गई भैया, लॉटरी लग गई, तो लॉटरी रोज लगती है क्या? नहीं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? गेन। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, विच इज इरेगुलर इन नेचर
arises from the transactions which are incidental or rare to a business, like I am a cloth merchant but selling fixed asset। तो लैंड को बेचने से जो मेरे को प्रॉफिट होगा वो जो है आपका जो है गेन बन जाएगा, है ना। अब ये देखो, मैंने जैसे एक टूटा फूटा आदमी बनाया यहाँ पर, ये टूटा फूटा आदमी गुड्स बेचता है तो उससे क्या होता है प्रॉफिट। 1 लाख की कॉस्ट है, 1.5 लाख में बेच दिया, 1 लाख की कॉस्ट है, 150 में बेचे तो 50,000 का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बिल्डिंग 5 लाख की 11 में बेची तो वो गेन आ जाएगा, अब जितना भी डिफरेंस आएगा। अब लॉटरी लगी है तो वो भी गेन आ जाएगा। यानी जो इंसिडेंट है ना, जो कभी कभी होने वाले हैं वो गेन होते हैं, और जो रूटीन में होने वाले हैं वो क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। आई होप आपकी आज की ये टर्म्स आपको समझ आएंगी, और ये टर्म्स मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। इन्हें ध्यान से सुनना, लिखना, एनालाइज करना अपने माइंड में, बार बार रिलेशनशिप्स बनाना। अच्छा ये इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ आपको जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर जब हम आएंगे ना, ये टर्म्स मैं आपके सामने यूज़ करूँगा, देखना, और आपको तब कन्फ्यूज़न आएगी। तो इसलिए बेटा इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इन 2 टर्म्स को, 3 टर्म्स को जो भी मैंने आपको बताई, इन्हें अच्छे से लिख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा आगे वाली बेसिक टर्म्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।